हेलो दोस्तों, और कैसे हो। आज हम समझने वाले हैं नाइट्रोजन के ऑक्सो अम्ल। नाइट्रोजन के ऑक्सो अम्ल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, H2, N2, O2। इसे हम हाइपोनाइट्रस अम्ल बोलते हैं, हाइपोनाइट्रस अम्ल। HNO2 इसे हम नाइट्रस अम्ल बोलते हैं। और HNO3 इसका नाम तो आप जानते हो, इसे हम नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। प्रयोगशाला में आपने इसी अम्ल को देखा है, क्योंकि यह अम्ल स्थायी होता है। यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, परंतु नाइट्रस अम्ल और हाइपोनाइट्रस अम्ल ये अम्ल अस्थायी होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। इनकी क्रियाशीलता अधिक होती है। ये दूसरे पदार्थों से क्रिया कर लवण बना लेते हैं, तो ये लवण के रूप में मिलते हैं, अम्ल के रूप में नहीं पाए जाते। आपके सिलेबस में नाइट्रिक अम्ल है। हमें नाइट्रिक अम्ल के बारे में पढ़ना है, इसको समझना है, इसकी संरचना को समझना है, इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं को समझना है, इसके गुणों को समझना है। तो नाइट्रिक अम्ल एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिस पर छोटे बड़े सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की मतलब विरचन की विधियों को समझेंगे। और विरचन की सबसे पहली विधि प्रयोगशाला विधि है। मतलब प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल को कैसे बनाते हैं, इस विधि को हमें समझना है। इस विधि में कांच का एक रिटार्ट होता है, कांच का रिटार्ट, जिसे कांच का भपका भी कहते हैं। यह कांच का एक उपकरण है जिसमें नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम नाइट्रेट को मिलाकर गर्म किया जाता है। बस आपको इतना याद रखना है। आपको याद रखना है कि प्रयोगशाला विधि में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम नाइट्रेट को कांच के रिटॉर्ट में गर्म किया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल बनता है। बस इतना याद रखना है। और समीकरण लिखना बहुत ही आसान है, तो देखते हैं समीकरण कैसे लिखते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4। सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट का हम सूत्र लिखते हैं NaNO3। इन दोनों को मिलाकर गर्म करते हैं, तो क्या बनेगा, नाइट्रिक अम्ल HNO3। अभिक्रिया में क्या होता है, तो आपको पता है अम्ल H+ आयन देता है। अम्ल की प्रकृति H+ आयन देना होता है। यह अम्ल 2 H+ आयन देता है। यहाँ से हमें केवल एक H+ आयन की आवश्यकता होती है। जब यहाँ से H+ आयन अलग होता है तो दूसरा ऋण आयन होता है। हाइड्रोजन का धन आयन और हाइड्रोजन सल्फेट अलग हो जाता है। सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम धन आयन है और नाइट्रेट ऋण आयन है। अब आपको क्या करना है, आयनों का आदान प्रदान करना है। मतलब धन आयन के साथ ऋण आयन को जोड़ना है।
और इस ऋणायन के साथ इस धनायन को जोड़ना है। तो जब H+ के साथ NO3- को जोड़ते हैं तो नाइट्रिक अम्ल बनता है। जोड़ते कैसे हैं तो आपको सूत्र बनाना आना चाहिए। H+ के साथ NO3- को जोड़ते हैं। H+ मतलब 1 और NO3- मतलब 1, दोनों की संयोजकता बराबर होती है। और जब संयोजकता बराबर होती है तो संयोजकता को लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम इसका सूत्र बनाकर देखते हैं। आप क्या करते हो, इस एक को इधर लिखते हो और इस एक को इधर लिखते हो और फिर दोनों को एक साथ लिखते हो HNO3। यह बड़ा आयन है। बड़े आयन का मतलब जब किसी आयन में एक से अधिक भिन्न प्रकार के परमाणु होते हैं तो वह आयन बड़ा होता है। और बड़े आयन को हम कोष्टक में लिखते हैं और इन नंबर को नीचे लिख देते हैं। आवेश को लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्लस और माइनस शून्य आवेश हो जाता है। तो यह नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, परंतु एक को लिखने की आवश्यकता नहीं है। और जब एक को हटा देते हैं तो कोष्टक की भी आवश्यकता नहीं है। तो इस सूत्र को हम इस तरह से लिख देते हैं HNO3। इसी तरह इस धनायन के साथ हम इस ऋणायन को जोड़ते हैं। धनायन को पहले लिखते हैं, ऋणायन को बाद में लिखते हैं। इन दोनों को जोड़ने पर क्या बनता है, NaHSO4। इन दोनों की संयोजकता 1 होती है और संयोजकता जब बराबर होती है, धनायन और ऋणायन की संयोजकता बराबर होती है तो सूत्र में संयोजकता को लिखने की आवश्यकता नहीं है, संयोजकता को हटा सकते हैं। इसका नाम सोडियम है और इस ऋणायन का नाम हाइड्रोजन सल्फेट है। तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो आपको अभिकारक का नाम याद रखना है और अभिक्रिया का तरीका याद रखना है। तो आसानी से आप रासायनिक समीकरण लिख सकते हो। यह प्रयोगशाला विधि है। अब हम देखते हैं औद्योगिक विधि। नंबर 2, औद्योगिक विधि। इस विधि को ओस्टवाल्ड प्रक्रम भी कहते हैं और इसी नाम से एग्जाम में प्रश्न आता है। इस विधि में हम क्या करते हैं, इस विधि में हम अमोनिया का ऑक्सीकरण करते हैं। अमोनिया गैस का ऑक्सीकरण करते हैं। अमोनिया गैस के साथ वायु को मिला देते हैं। वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। वायु में 21% ऑक्सीजन होती है। तो अमोनिया के साथ वायु को मिलाकर गर्म करते हैं। तापमान कितना होता है, यहाँ पर तापमान 500 केल्विन होता है और दाब 9 बार होता है। अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। प्लेटिनम धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में इस अमोनिया का ऑक्सीकरण होता है। इसी कारण इस अभिक्रिया को उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अमोनिया का उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या नाइट्रिक अम्ल बनता है, नहीं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और साथ में जल बनता है। नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण होता है। नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो जल बनता है। अभिकारक का नाम याद रखो और कौन से उत्पाद बनते हैं उन उत्पादों का नाम याद रखो। इसके बाद अभिकारक के सूत्र लिखो, उत्पाद का सूत्र लिखो और अंत में अभिक्रिया को संतुलित कर दो। इसे संतुलित करने के बाद यहाँ पर 4 आता है, यहाँ पर 5 आता है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6 आता है। समीकरण संतुलित करना
आना चाहिए। इस नाइट्रिक ऑक्साइड का आगे ऑक्सीकरण होता है। इसी वायु के द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है, तो इसके साथ एक ऑक्सीजन और जुड़ जाती है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसे हम संतुलित कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल में प्रवाहित करते हैं, तो नाइट्रिक अम्ल बनता है और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। यहाँ पर 3 और यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, तो अभिक्रिया संतुलित हो जाती है। इस अभिक्रिया में प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड का पुनः चक्रण होता है। इसका क्या किया जाता है, पुनः चक्रण। पुनः चक्रण का मतलब जानते हो, इसे रिसाइकल किया जाता है, मतलब इसका दोबारा उपयोग होता है। इसी नाइट्रिक ऑक्साइड का फिर से ऑक्सीकरण करते हैं और इसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल के साथ मिलाकर नाइट्रिक अम्ल में बदल देते हैं। तो इस तरह से हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, परंतु यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल का जलीय विलयन प्राप्त होता है। जलीय विलयन को हम कैसे लिखते हैं, AQ। AQ का मतलब जलीय विलयन। और इस विधि में प्राप्त नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता, मतलब इसका द्रव्यमान प्रतिशत 68% होता है। इस मिश्रण में, इस जलीय विलयन में 68 ग्राम नाइट्रिक अम्ल होता है और शेष जल होता है। यदि हम इसमें से जल को बाहर निकाल देते हैं तो हमें शुद्ध नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो सकता है। तो इसमें से जल को अलग किया जाता है। जल को अलग करने के लिए क्या करते हैं, जल को अलग करने के लिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं, सांद्र H2SO4 का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि सांद्र H2SO4 एक निर्जली कारक है। निर्जली कारक उन पदार्थों को बोला जाता है जो किसी दूसरे पदार्थ में से जल को बाहर निकाल देते हैं, दूसरे पदार्थ का निर्जलीकरण कर देते हैं। तो सांद्र H2SO4 का उपयोग करके 68% द्रव्यमान का 68% नाइट्रिक अम्ल, इस नाइट्रिक अम्ल के विलयन का सांद्र H2SO4 द्वारा निर्जलीकरण करते हैं, इसमें से जल को बाहर निकाल देते हैं, तो हमें 98% शुद्ध नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। मतलब अभी भी इसमें 2% जल उपस्थित होता है। प्रयोगशाला में जिस नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं उस नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता 68% होती है। इसका हम प्रयोगशाला में उपयोग करते हैं, इसका नहीं करते। अब हम बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल के गुणों की।